आज के इस दौर में अगर कोई क्रिमिनल क्राइम करते वक्त ये सोचता है कि वो इस क्राइम को करने के बाद बच जाएगा, तो शायद इस दौर में नामुमकिन है। क्रिमिनल क्राइम करते वक्त कितना ही सतर्क क्यों ना हो, वो अपनी तरफ से कोई एविडेंस ना भी छोड़ता हो, उसके बावजूद इस दौर में ऑटोमेटिक बहुत से ऐसे एविडेंस जनरेट हो जाते हैं जिसके कारण से वो पकड़ा जाता है। अगर एक क्रिमिनल क्राइम करने के बाद शहर को छोड़ देता है तो सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस के जरिए यह पता चल जाता है कि वो इस शहर में नहीं। इस तरीके के बहुत से ऐसे डिजिटल सर्विलांस और बाकी बहुत सी चीज़ें जिसके कारण से उसके बारे में पता चल जाता है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि क्रिमिनल को इन सारी बातों का पहले से पता चल जाए कि वो ना चाहते हुए भी बहुत से एविडेंस को छोड़ रहा है, तो क्या क्राइम खत्म हो सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। इसके पीछे का कारण ये है कि असल में जब क्रिमिनल क्राइम करने के लिए जाता है तो उसके दिमाग में सिर्फ वो क्राइम करने जा रहा है और वो इस क्राइम को करेगा, बस वही चलता है। इसके अलावा उसका आगे क्या हश्र होगा, पीछे क्या होगा, उसके बारे में उसे कोई फिक्र नहीं होती। असल में क्रिमिनल जब क्राइम करता है तो अक्सर ये देखा गया कि वो ये सोचता है कि इस क्राइम को करने के बाद उसके रास्ते से कांटा हट जाएगा या उसके पीछे से कोई मुसीबत हट जाएगी, तो ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल और गलती होती है। असल में इस क्राइम को करने के बाद ही उसकी ज़िंदगी में असल परेशानी, असल मुसीबत आ जाती है। और आप इस कहानी में देखेंगे कि किसी तरह से कोई भी एविडेंस क्रिमिनल नहीं छोड़ता, लेकिन इस दौर में डिजिटल सर्विलांस और बाकी ऐसे एविडेंस जो जनरेट होते हैं जिसके कारण से वो पकड़ा जाता है, और पकड़े जाने के बाद फिर इस घटना के पीछे, इस क्राइम के पीछे का जो असल मामला होता है, असल कहानी होती है, वो निकल कर सामने आती है। आज की ये घटना दिल्ली के करीब गुरुग्राम की है। गुरुग्राम बेसिकली हरियाणा का एक शहर है। ये एक ऐसा शहर है जिसे तरक्की याफ्ता शहर माना जाता है, यानी दिन ब दिन गुरुग्राम ग्रो करता जा रहा है। उसके पीछे का कारण ये कि इस गुरुग्राम में दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज की ऑफिसेज और कई कॉल सेंटर्स मौजूद हैं और इसे बिजनेस का हब कहा जाता है। गुरुग्राम में बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट भी जहाँ पर दुनिया भर से स्टूडेंट पढ़ाई के लिए आते हैं और वो वहाँ पर रुकते भी। इसी गुरुग्राम में एक जगह है, एक गाँव है जिसका नाम शिको है। इसी शिको में एक व्यक्ति रहता है जो कि बिजनेसमैन है, जिसका नाम राजेंद्र है। इसका बिजनेस बेसिकली एक IMT इंस्टीट्यूट है जहाँ पर दुनिया भर से स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं। वहीं पर इसका एक पेन गेस्ट अकोमोडेशन है, यानी एक हॉस्टल के तौर पर आप समझ सकते हैं। इसी हॉस्टल में 22 नवंबर की सुबह को राजेंद्र अपने घर से निकलता है और हॉस्टल के लिए जाता है। लेकिन इसके बाद इसके बारे में घर वालों को कोई भी जानकारी नहीं होती। घर वाले कॉल ट्राई करते हैं लेकिन राजेंद्र का मोबाइल स्विच ऑफ होता है। कुछ देर तक घर वाले इंतजार करते हैं कि शायद बैटरी लो हो गई होगी, लेकिन जब काफ़ी देर तक उसका कोई जवाब नहीं आता तो घर वाले काफ़ी परेशान होते हैं। वो फ़ौरन करीब के पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहाँ पर जाकर राजेंद्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। जिसके बाद पुलिस की टीम राजेंद्र के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करती है कि किस तरीके से वो अपने घर से निकलते हैं और किस वक्त उनका फ़ोन ट्राई किया गया और वो लापता हो चुके थे। ये सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद अब पुलिस की टीम राजेंद्र के बारे में पता लगाना शुरू कर देती है। इसी दौरान तफ्तीश के बीच ही पुलिस को एक खबर मिलती है कि इसी गुरुग्राम में रेवाड़ी नौरनौल एक रोड है जहाँ पर एक लावारिस लाश पड़ी हुई है। पुलिस को जैसे ही यह खबर मिलती है, पुलिस की एक टीम वहाँ पर जाती है और जब उस लाश को करीब से देखती है तो पता ये चलता है कि ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि राजेंद्र है। बज़ाहिर उसके शरीर पर कोई घाव या कोई चोट के निशान तो नहीं थे, लेकिन इस तरीके से एक लावारिस लाश पड़े होने की निशानदेही पे पुलिस ये अंदाज़ा लगा चुकी थी कि ये मामला एक कत्ल का मामला है। इसके पीछे का जो कारण था वो ये कि एक व्यक्ति अपने घर से अपनी कार से निकलता है और कुछ घंटे के बाद वो एक लावारिस अवस्था में मिलता है और उसकी मौत हो चुकी है। अगर ये एक नेचुरल डेथ है तो वो अपनी कार के आसपास होगा या वो जिस जगह पर जा रहा है वहाँ पर होगा। एक अनजान जगह पर उसकी लाश होना ये शक पैदा करती है, जिसके कारण से पुलिस की जो क्राइम ब्रांच की टीम थी वो अब इस कत्ल के मामले को सॉल्व करना शुरू कर देती है। सबसे पहले क्राइम ब्रांच की टीम राजेंद्र की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उसके बाद इस मर्डर के बारे में, इस कत्ल के बारे में तफ्तीश करना शुरू कर देती है। क्राइम ब्रांच की टीम सबसे पहले डिजिटल इन्वेस्टिगेशन पर आती और राजेंद्र के मोबाइल नंबर की सारी डिटेल को निकालना शुरू कर देती है। पुलिस राजेंद्र के CDR को निकालती, उसके कॉल लॉग्स को चेक करती। उसमें राजेंद्र ने कई नंबर्स पे बात की थी, लेकिन उसमें से एक नंबर था जिस पे पुलिस को डाउट हो रहा था। उसके पीछे का कारण ये था कि असल में आखिरी मरतबा इस मोबाइल पर यानी राजेंद्र को इसी नंबर से कॉल आए थे और ये नंबर एक महिला का था। और जब इस महिला की पहचान की गई तो पता ये चला कि इस महिला का नाम सुषमा है। ये बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्टर है। इसका जो काम है वो शटरिंग का काम है। शटरिंग का काम असल में जब एक इमारत को बनाया जाता है,
कंस्ट्रक्शन का जब काम होता है तो जब छत को ढालने से पहले जो नीचे का फर्मा तैयार किया जाता है उसे शटरिंग बोला जाता है। उसी शटरिंग के कारोबार में यानी उसी का कॉन्ट्रैक्ट लेती थी सुषमा, और सुषमा के ऊपर पुलिस का डाउट आ रहा था। अब पुलिस जब सुषमा के कॉल लॉग्स को चेक करती तो उसमें कई नंबर थे, लेकिन उसमें भी 2 नंबर ऐसे थे जिसमें पुलिस को डाउट आता था। उसके पीछे का कारण ये था कि असल में सुषमा ने जब राजेंद्र को कॉल किया तो राजेंद्र को कॉल करने के बाद फौरन सुषमा ने उन 2 नंबर्स पे संपर्क किया था, जिसकी वजह से पुलिस को उन 2 नंबर्स पे भी डाउट आ रहा था। जब उन 2 नंबर्स की डिटेल निकाली गई तो पता चला इनमें एक व्यक्ति है जिसका नाम अनिल है। अनिल सुषमा का दोस्त है और उसके साथ एक और महिला है जिसका नाम सीमा है। इन 3 नंबर्स की डिटेल निकालने के बाद पुलिस को अब जो डाउट आ रहा था वो इन तीनों लोगों पर था, लेकिन पुलिस इन लोगों पर डायरेक्ट हाथ नहीं डालना चाहती थी। पुलिस ये चाहती थी कि इनके बारे में और जानकारी इकट्ठा कर ले, जिसके बाद बहुत से ऐसे सबूत अगर मिल जाते हैं जिसकी वजह से इनके ऊपर हाथ डालना सही होता है तो फिर हाथ डाला जाएगा। पुलिस जब और डिटेल निकालती है तो पता ये चलता है कि सुषमा और राजेंद्र एक पहचान के थे, बिजनेस के सिलसिले में इनकी कई मरतबा मुलाकात भी हुई थी और इस तरीके के इनके साथ रिलेशन थे। बाकी और जानकारी निकालने में पता चला कि जो अनिल है वो सुषमा का फ्रेंड है और सीमा भी सुषमा की फ्रेंड है। ये सारी जानकारी मिलने के बाद अब पुलिस और क्लू ढूंढने की कोशिश करती है और इसी बीच पुलिस को ये पता चलता है कि आखिरी मरतबा जो राजेंद्र का लोकेशन है वो इसी सुषमा के घर के आसपास था। पुलिस को जैसे ही ये पता चलता है पुलिस श्योर हो जाती है कि इसका कत्ल, इसकी हत्या यहीं पर की गई है। इधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो मौत का कारण बताया गया था वो गला घोटने की वजह से, यानी इसकी गला घोटकर हत्या की गई। पुलिस को जैसे ही पता चलता है, पुलिस अब ये समझ चुकी थी कि इन्हीं तीनों लोगों का इसमें हाथ। पुलिस फौरन सुषमा को गिरफ्तार करती और गिरफ्तार करने के बाद सुषमा के जरिए अनिल को गिरफ्तार करती है, फिर अनिल और सुषमा के जरिए सीमा को गिरफ्तार करती है। अब इन तीनों को गिरफ्तार करने के बाद अब इनसे पूछताछ करती है। पूछताछ में पुलिस इन लोगों से जानना चाहती है कि आखिर तुम लोगों ने राजेंद्र का कत्ल किस तरीके से किया और कत्ल के पीछे का कारण क्या था। शुरुआत में तो पहले ये लोग इस सारी बातों से डिनाई कर रहे थे, लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है और सारे एविडेंस को उनके सामने रखती है तो वो टूट जाते हैं और इस कत्ल को कबूल कर लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने कत्ल किस तरीके से किया वो बताते हैं। असल में होता ये कि राजेंद्र और सुषमा ये दोनों व्यापार के सिलसिले में एक दूसरे से मिलते जुलते थे, इनकी पहचान थी और बिजनेस को लेकर, कुछ पैसे के मामले को लेकर सुषमा ने राजेंद्र को अपने घर बुलाया और घर चाय पानी पर बुलाकर उसे चाय में नींद की गोली पिलाई। नींद की गोली मिलाने के बाद जब राजेंद्र उस चाय को पी लेता है, जब उसके ऊपर नशा छा जाता है, वो नींद में आने लगता है, तो सुषमा राजेंद्र के गले को घोटती है और गले के घोटने की वजह से राजेंद्र की मौत हो जाती है। जिसके बाद राजेंद्र की ही कार में वो लोग उस लाश को रखते हैं और उसके बाद उसी रेवाड़ी नारनौल रोड पर उसे लेकर जाकर डाल देते हैं और उसके बाद उसकी कार को एक नदी के किनारे लेकर जाकर छोड़ देते हैं। लाश मिलने के कुछ ही घंटों के बाद वो कार भी पुलिस को मिल जाती है। पुलिस अब कत्ल के पीछे का जो कारण था कि आखिर किस वजह से राजेंद्र का कत्ल किया गया वो जानना चाह रही थी और पुलिस उनसे पूछती है तो उसके पीछे का जवाब ये था कि असल में सुषमा एक कॉन्ट्रैक्टर थी शटरिंग की और जो राजेंद्र था वो एक बिजनेसमैन था। सुषमा शटरिंग के काम के अलावा कॉमेडी का भी काम किया करती थी। कॉमेडी का काम बेसिकली ये चिटफंड की तरह से, यानी 5 लोग 10-10 लाख रुपए जमा कर रहे हैं और वो महीने में 5 लोग 10-10 लाख रुपए जमा किए और उसके बाद आखिर में ये 5 लोगों की नाम की पर्ची डाली जाएगी और इसमें जिसके नाम की पर्ची निकलेगी वो सारा पैसा उसका हो जाएगा। अगले महीने फिर इसी तरीके से पैसा जमा किया जाएगा, अगले महीने किसी और का नाम निकलेगा, उसका ये सारा पैसा हो जाएगा। ये पूरा एक शेड्यूल की तरह से चलता रहता है। इस तरीके से राजेंद्र के पास भी काफ़ी पैसा था। उसने 10 लाख रुपए सुषमा को कमेटी में डालने के लिए दिया था और सुषमा उस पैसे को अपने ऊपर खर्च कर लेती, यानी उस पैसे को ख़त्म कर देती, वो कमेटी में नहीं डालती। अब इसके बाद जब ये बात राजेंद्र को पता चलती तो राजेंद्र अपने पैसे को वापस मांगता है, लेकिन सुषमा कई बहाना मारती, कई बहाना बनाती है बचने के लिए। लेकिन जब ये सर से ऊपर जाने लगा तो राजेंद्र प्रेशर डालने लगा। तो सुषमा ने एक कहानी बनाई और वो कहानी ये थी कि असल में मैंने पैसा अपनी एक सहेली को दिया, उसकी ज़रूरत थी, वो जब मुझे वापस करेगी तो मैं ये पैसा तुम्हें दे दूंगा। तो राजेंद्र कहता है कि ठीक है, तुम मुझे उससे मिलवा दो, मैं उससे मिलकर ये कमिटमेंट कर लूँगा कि कब वो मुझे पैसा लौटाएगी और किस तरीके से लौटाएगी। अब वो महिला कौन थी जिसका नाम सुषमा ने लिया था? वो महिला असल में सीमा थी। अब राजेंद्र बार बार सीमा से मिलने के लिए कह रहा था, जिसकी वजह से सुषमा काफ़ी परेशान होती है। उसको टेंशन हो जाता है कि अगर राजेंद्र सीमा से मिल लेगा तो मेरा भांडा फूट जाएगा, जिसके कारण से वो पकड़ी जाएगी। अब इसके पीछे का उसका प्लान बनाना शुरू हो जाता है।
अब वो ये प्लान करती है कि आखिर किस तरीके से राजेंद्र को रास्ते से हटाया जाए और इस पैसे से छुटकारा पाया जाए। अब ये प्लान सबसे पहले बनाने के लिए उसने अपने पक्ष में सीमा को लिया और सीमा को 50,000 रुपये का लालच दिया और ये कहा कि तुम राजेंद्र से मिलो, कुछ देर बात करो, जब तक तुम उससे बात करोगे तब तक मैं राजेंद्र का काम तमाम कर दूंगी। 50,000 रुपये की लालच में सीमा तैयार हो जाती है और राजेंद्र को सुषमा कॉल करती है और कॉल कर ये कहती है कि तुम आओ, सीमा से मिल लो और तुम लोग बात कर लो कि कब पैसा लौटाना है, कब ये सब करना है, सारी बातें मेरे घर पर आकर कर लो। अब राजेंद्र को एक आस हो चुकी थी कि उसका 10 लाख रुपए उसे वापस मिल जाएगा। वो अपने घर से गाड़ी से निकलता है और वो उसी IMT कॉलेज के करीब, इंस्टीट्यूट के करीब उसके घर पर जाता है सुषमा के। वहाँ जाने के बाद वो बैठता है, उन लोगों से बात करता है। सुषमा और सीमा और अनिल तीनों लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। ये कुछ देर तक बात करते हैं। इसी बीच सुषमा चाय लेकर आती। चाय पीने के बाद जब राजेंद्र नींद में हो जाता है तो नींद की हालत में सुषमा उसके गले को घोंटती, जिसके कारण से उसकी मौत हो जाती और मौत के बाद वो उसी की गाड़ी से लेकर उसी रेवाड़ी नारनौल रोड पर उसे फेंक कर उसकी गाड़ी को नदी के किनारे ठिकाने लगा देती। अब ये सारा मामला पुलिस के सामने साफ हो चुका था और पुलिस ये सारी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने रख देती और साथ ही इसमें सुषमा ने कोई भी एविडेंस अपनी तरफ से नहीं छोड़ा था, लेकिन जो भी डिजिटल एविडेंस थे जो अपने ऑटोमेटिक अपने आप एविडेंस बन जाते हैं, जिसके ज़रिए पुलिस उन तक पहुंचती और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार करती। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।